So very good morning student. We'll continue our chapter 8 grassland of the temperate zone. Okay. The topic is now student agriculture and rearing cattle. In last module I made you understand about the introduction and climate, है ना. तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर एंड rearing से rearing cattle. The soil of prairie is very fertile. As I told you in the last video also, the land of prairies, the soil of prairies is very fertile because क्यों थी वहाँ वो prairies की जो land होती है वो क्यों इतनी fertile होती है? Because the presence of humus. ह्यूम्स की प्रेजेंस की वजह से जो है वो प्रेरिस की जो सॉइल होती है वो बहुत फर्टाइल होती है ना. ह्यूम्स का मीन्स भी मैंने आपको बताया था. दिस इज द ऑर्गेनिक मैटर विच इज मेड बाय द डेड बॉडी पार्ट्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है. सो उसकी वजह से जो प्रेरिस की सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है. वाटर इज अवेलेबल इन प्लेंटी फ्रॉम द मिसिसिपी एंड मिसौरी रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. स्टूडेंट जो वाटर है वो भी बहुत अच्छी उस पे क्वांटिटी में अवेलेबल है. वहां पर वहां के दो मेन रिवर है मिसिसिपी एंड मिसौरी. ओके. और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं जिसके थ्रू जो प्रेरीज है उनको वाटर जो है बहुत अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होता है. दैट्स व्हाई द सॉइल इज वेरी फर्टाइल ओवर देयर. यू कैन सी इन दिस ग्लोब ऑल्सो स्टूडेंट. दिस इज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. इट्स मेंशन हियर, है ना. और देखो ये जो मैंने ब्लैक मार्क करा हुआ है दिस इज अ मिसिसिपी रिवर एंड दिस इज अ मिसौरी रिवर, है ना. तो ये दोनों मेन रिवर जो हैं वो प्रेरीज की सॉइल को फर्टाइल करती हैं जिसकी वजह से यहाँ के ग्रासलैंड्स जो हैं वो बहुत फर्टाइल हैं. दिस एरिया इज पर्टिकुलर आ प्रेरीज एरिया. ये वाला जो कनाडा ये वाला जो एरिया है ये वाला जो एरिया है दिस इज पर्टिकुलर फॉर प्रेरीज. ओके. तो इसकी जो फर्टिलिटी है दिस मेक इट परफेक्ट फॉर एग्रीकल्चर. और इसी फर्टिलिटी की वजह से ये जो ग्रासलैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट लैंड है ना. द रीजन प्रोड्यूसेस सो मच वीट. यहाँ सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस किया जाता है? वीट. वीट मीन्स गेहूं, है ना. दैट इज कॉल्ड द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. स्टूडेंट जस्ट मार्केट दिस थिंग. इसको अच्छे से नोट कर लो कि व्हाट इज कॉल्ड द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. ये जीके में भी बहुत क्वेश्चन आता है. कभी भी आपके कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन आएगा तो यू कैन आंसर इट कि दैट प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज कॉल्ड द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट. गेहूं का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और इसी वजह से इसको वीट बास्केट मीन्स गेहूं की टोकरी ऑफ द वर्ल्ड, वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. इट मेक्स द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड. और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मीन्स यूएसए को वर्ल्ड का सबसे बड़ा वीट एक्सपोर्टर बनाता है. जो वीट एक्सपोर्ट करते हैं. एक्सपोर्ट मीन्स जानते हो बेटे आप जो चीज हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री को सेल आउट करते हैं बेचते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट. और इम्पोर्ट वो होता है जो हम दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री के लिए मंगाते हैं या मांगते हैं दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट. तो जो यूएसए है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किस चीज का? वीट का. बिकॉज ऑफ नॉर्थ अमेरिका की जो प्रेरीज है इसकी वजह से ये यूएसए जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वीट का. द अदर मेन क्रॉप्स ग्रोन आर. जो दूसरी क्रॉप्स हैं वो यहाँ पर मेज, बार्ली, रे एंड ओट्स. ओट्स तो आजकल बहुत फेमस है. दैट इज कॉल्ड जौ, है ना. जिसको हम हिंदी में जौ कहते हैं. ठीक है. अदर जो यहाँ पर अदर मेन क्रॉप्स जो हैं वो कौन कौन सी है? मेज, बार्ली, रे एंड ओट्स. फार्म्स वर्क सच अ प्लोइंग, sowing, harvesting and threshing is done with the help of machine. अब स्टूडेंट्स जरा हम पीछे आ जाते हैं. Farms work such as plowing. Plowing means हल जोतना. जैसे हमारे यहाँ फार्म्स होते हैं ना खेत, वहां पर भी आपको पता है मैंने बताया था ग्रासलैंड में सबसे ज्यादा फार्मिंग ही होती है. तो वहां प्लोइंग, सोइंग मीन्स बीज का बोना, हार्वेस्टिंग मीन्स उपज करना और थ्रेशिंग मीन्स फसलों को जैसे हम गेहूं को अलग करते हैं उससे धान उसमें से उसकी, है ना. तो ये सब जो काम होता है वो किसकी हेल्प से होता है? वहां मशीन की हेल्प से होता है. आपने देखा होगा कि हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं वो ये सब काम क्या करते हैं? अलग अलग लोग इन सब कामों को करते हैं. प्लोइंग कुछ और लोग करेंगे, है ना. फिर हमको बीज को बोते हैं, हार्वेस्ट करते हैं और थ्रेशिंग भी हम लोग ज्यादातर अपने आप ही करते हैं. लेकिन वहां ये सब काम किसके थ्रू होता है?
मशीन्स के थ्रू होता है। स्टूडेंट अगर आपने डिस्कवरी देखा होगा तो डिस्कवरी में जो ग्रासलैंड है, जो इस तरीके के फार्म हाउस है ना, और वहाँ के फार्मर्स के बारे में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं जो आप लोग डिस्कवरी पे देख सकते हो। द फार्मर्स हु आर मोस्टली यूरोपियन सेटलर्स जनरली लिव्स ऑन देयर ह्यूज फार्म्स विद देयर फैमिलीज। ठीक है स्टूडेंट, जो फार्मर्स जो यूरोप कंट्री से आए, यूरोपियन कंट्री से आए और जो वहां सेटल हो गए हैं, वो बहुत बड़े बड़े ह्यूज फार्म मीन्स बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। द वर्कर्स ऑल्सो लिव इन द फार्म्स, जो वर्कर हैं उनके सपोर्टर्स हैं वो भी उनके साथ फार्म्स में रहते हैं। सिंस द फार्म्स आर ह्यूज and machines do most of the work, the population in the region is thin. स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द वर्क जो होता है वो मशीन के थ्रू होता है फार्मर्स का, इसलिए वहाँ जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, क्योंकि हर चीज का काम तो मशीन के थ्रू हो जाता है। तो जो मेन फार्म ऑनर है उसको बहुत सारे लोगों की जरूरत ही नहीं होती है, वो खुद और उसके साथ उसकी मशीन्स जो हैं वो ये सारे थ्रेशिंग, प्लोइंग, हार्वेस्टिंग का काम करते हैं। दैट्स वाई वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम है। हम जब अपने यहाँ खेती देखते हैं या फार्मिंग देखते हैं तो हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोग हमारे फार्म में लगे रहते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं सब मिलकर, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो बहुत रिच हैं, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत साउंड है, एजुकेटेड हैं, है ना, और वो मोस्टली सारा काम, वहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, मॉडर्न है कि वहाँ ये सारा काम जो है वो मशीन्स के थ्रू हो जाता है, तो वहाँ लोगों की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती, जिसकी वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। ठीक है, अब देखो आपको जो ग्रासलैंड में एनिमल्स मिलते हैं वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, ये टॉपिक इसमें नहीं है, बट आई एम शोइंग यू हियर द मेन एनिमल्स ऑफ द ग्रासलैंड। देखो जिराफ वहाँ स्पेशली मिलते हैं, जिराफ है, बाइसन बुल मैंने आपको दिखाया था लास्ट उसमें, है ना, देखो ये जिराफ है, ठीक है, और यू कैन सी दिस ऑल्सो। These are all that animals found in grassland। देखो ये कितनी ऊंची ऊंची ग्रासेस है ना, ये सब ग्रासलैंड ही है और यहाँ पर मिलने वाले ये एनिमल्स हैं। ठीक है, ज़ेब्रा ऑल्सो फाउंडेड हियर। हाँ ठीक है, आपने डिस्कवरी पे देखा होगा, ये बहुत सारे इस तरीके की डिस्कवरी पे डॉक्यूमेंट्री आती है, एनिमल्स के ऊपर भी आती है। ये देखो ये चीता है, ये सब ग्रासलैंड में ही सारे एनिमल्स वहां पर होते हैं, है ना। और ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया ही था, है ना, ग्रासलैंड। ठीक है, तो अब हम करेंगे रियरिंग कैटल। देखो रियरिंग मीन्स होता है जब किसी भी जानवर को हम छोटे बचपन से लेकर बड़े होने तक उसको पालते हैं। कैटल मीन्स होते हैं जानवर। ठीक है, तो rearing cattle. Towards the west, the prairies are hilly and the soil are not so fertile. जब हम prairies के west में जाते हैं तो जो west एरिया है वो क्या है, हिली है, मीन्स वहाँ हिल्स मिलती हैं और वहाँ की सॉइल जो होती है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल नहीं होती। These area are mainly used to rear cattle in a large farms are called ranches. स्टूडेंट वहां ना उस एरिया का जो मेनली यूज होता है वो किसके लिए होता है, रियरिंग कैटल्स मीन्स जानवरों को पालने के लिए, जो कि बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस में रखे जाते हैं और उन फार्म हाउसेस को क्या कहते हैं, रेंचेस कहते हैं। यू कैन सी दिस रेंचेस हियर इन योर बुक ऑल्सो, दिस इज अ वन पिक्चर ऑफ रेंचेस। देखो कितना बड़ा बड़ा फार्म हाउस है और इसमें यहाँ इन्होंने कैटल्स रखे हुए हैं। स्टूडेंट जो आपकी अपकमिंग वीडियो आएगी उसमें हम एक क्राफ्ट बनाएंगे, ओके, उसमें हम ये रेंच बनाएंगे और आप भी मेरे साथ बनाओगे और उस वीडियो को आप मुझे स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करोगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कमिंग ट्यूसडे वीडियो में। ओके, चलो स्टार्ट करें। कैटल आर रियर्ड फॉर बीफ एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अब वहां जो कैटल्स हैं उनको रियर किया जाता है, मीन्स पाला जाता है बीफ के लिए, मांस के लिए, और डेयरी प्रोडक्ट्स मीन्स दूध के प्रोडक्ट्स के लिए। द कैटल आर सेंट टू स्लॉटर हाउसेज। स्लॉटर हाउसेज जानते हो आप, जहां जानवरों को काटा जाता है, मांस निकाला जाता है, फिर वहां से उनको पैकिंग में बेचा जाता है। ठीक है, तो कैटल्स आर सेंट टू स्लॉटर हाउसेज इन द सिटीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बीफ। ठीक है, कैटल्स को स्लॉटर हाउस में भेजा जाता है, शहरों के स्लॉटर हाउस में भेजा जाता है और प्रोडक्शन किया जाता है किसका, मांस का, बीफ का।
The city of Chicago is an important center of स्लॉटरिंग एनिमल। शिकागो आपने सिटी सुनी होगी यूएसए की। शिकागो जो सिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है किस चीज का? स्लॉटरिंग एनिमल्स का। ठीक है। रेंचेस एंड स्लॉटर हाउसेस आर इक्यूपाइड विद मॉडर्न मशीनरी। ठीक है। रेंचेस मीन्स मैंने आपको बताया जो बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं जहाँ एनिमल्स को रखा जाता है। रेंचेस और जो स्लॉटर हाउसेज हैं वहाँ ज्यादा से ज्यादा मॉडर्न मशीनरी का ही यूज होता है और वहाँ एक से एक मॉडर्न मशीन्स हमें मिलती हैं। बिकॉज दीज आर वेरी वेल डेवलप्ड कंट्रीज, वेल डेवलप्ड सिटीज। उनके जो फार्मर्स हैं हमारे यहाँ के फार्मर्स से बहुत डिफरेंट होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, उनकी टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनके पास मशीन्स होती हैं, तो दे आर रिच ऑल्सो, है ना। वहाँ मशीन ही सारा काम कर देती हैं, तो जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, लोग इतने रहते ही नहीं है एक साथ। तो ये आपका चैप्टर था स्टूडेंट। होप सो डू यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। यहाँ डिड यू नो एक करते हैं हम। ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अ ग्रासलैंड। अब देखो स्टूडेंट, ग्रासलैंड भी 2 टाइप्स होता है। जब मैंने आपको बताया टेम्परेट जोन है ना, टेम्परेट जोन आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी होता है ना, और सर्दर्न हेमिस्फीयर में भी होता है। तो अभी हमने कहाँ की बात करी थी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमने नॉर्थ अमेरिका के बारे में स्टडी करी है ना। तो अब सर्दर्न हेमिस्फीयर में भी तो टेम्परेट जोन होता है, तो वहां पर भी तो हमारे ग्रासलैंड्स हैं। हमने 5 तरह के ग्रासलैंड्स पढ़े हैं अभी ना। हमने जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, पैम्पस इन साउथ अमेरिका, स्टेपीज इन रशिया, वेल्ड इन साउथ अफ्रीका, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड सवाना इन सेंट्रल अफ्रीका। तो अब हम अपने ग्रासलैंड्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके। तो आप देखो जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इधर आप देखो, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड सच एज द पैम्पस, है ना। पैम्पस कहाँ है? साउथ अमेरिका में। पैम्पस साउथ अमेरिका में है ग्रासलैंड। हैव अ ग्रेटर रेनफॉल एंड ग्रासेस आर टॉल, सम ग्रो मोर देन 2 मीटर्स हाई। वहाँ सर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्रासलैंड होते हैं स्टूडेंट, वहां ज्यादा बारिश होती है टेम्परेट के कंपैरिजन। ठीक है। टेम्परेट तो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ट्रॉपिकल होता है सर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो सर्दर्न हेमिस्फीयर का जो पैम्पस ग्रासलैंड है वहां पर ज्यादा बारिश होती है और जो वहां की ग्रासेस हैं वो कितनी ऊंची ऊंची हो जाती हैं? मोर देन 2 मीटर्स हाइट। मीन्स उनकी हाइट जो होती है वो 2 मीटर से भी ज्यादा होती है ग्रासेस की। दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन सर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये ज्यादातर कहाँ है? सर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि वहां बारिश ज्यादा होती है। ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड गेट लेस रेन एंड शॉर्टर ग्रासेस। अब टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ लाइज करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बारिश कम होती है, तो वहां की ग्रासेस भी जो होती है वो शॉर्ट होती है, छोटी होती है। ठीक है। दे आर मोस्टली फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ लाइज करता है, कहाँ मिलते हैं ज्यादातर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो आप ध्यान रखना स्टूडेंट कि टेम्परेट है ना, हमने ग्रासलैंड्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लाइज इन द सॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टेम्परेट ग्रासलैंड लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड में क्या फर्क है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में पैम्पस जो वहाँ का ग्रासलैंड है वहाँ बारिश ज्यादा होती है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में, और वहाँ की जो ग्रासेस होती है वो बहुत टॉल होती हैं इन कंपैरिजन ऑफ टेम्परेट। टेम्परेट में बारिश कम होती है और उसकी ग्रासेस की हाइट भी शॉर्ट होती है, मीन्स छोटी होती है। ठीक है स्टूडेंट। सो इन दिस वे आई मेड यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। और जो ट्यूसडे में आपको मैं वीडियो शो करूंगी स्टूडेंट, उसमें हम थोड़ा रिवीजन करेंगे, वर्कशीट को डिस्कस करेंगे और एक मॉडल बनाएंगे छोटा सा, किस चीज का? रेंचेस का। ओके। सो वेट फॉर नेक्स्ट ट्यूसडे, and if you are having any query related all these things, so please ask me in WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.